हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फोर्स। हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तक कर लिए थे और अब हमें इसका ई पार्ट स्टार्ट करना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिटेल वाले, मतलब लॉन्ग टाइप। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि मतलब हमें ये बताना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूजफुल होते हैं फूड आइटम्स को बनाने में, अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने में। तो हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहले है लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस है वो क्या करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। पहले पढ़ा था हमने, एक लैक्टोबैसिलस को अगर हम मिल्क में ऐड करते हैं तो वो कर्ड बना देता है। और फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी किस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ चीज में। मैंने इस पॉइंट में इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी बहुत मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही बड़े पैराग्राफ में इसको समझा चुका हूँ। सो अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आते तो आप इतना लिखें और अपने आप से कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं जो मैंने पहले बताई थी कि लैक्टोबैसिलस इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फिर कैसे हेल्प करता है कि जो ये लैक्टोबैसिलस है वो डिवाइड करता है मिल्क के अंदर जिससे वो कर्ड बनाता है। तो ऐसे आप कुछ लाइनें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है इसी आंसर में, फंगाई। फंगाई लाइक यीस्ट आर यूज्ड इन बेकरी टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डो एंड मेक इट सॉफ्ट एंड फ्लफी बाय फर्मेंटेशन। फंगाई क्या होता है, फंगाई लाइक यीस्ट, यीस्ट वाले जो फंगाई होते हैं वो क्या करते हैं, बेकरी वगैरह में यूज किए जाते हैं ताकि जो डो की जो वॉल्यूम है, मतलब जो आटा है, जो जिस आटे से अलग अलग चीजें बनाते हैं उसमें हम ऐड कर देते हैं यीस्ट ताकि उसकी वॉल्यूम बढ़ जाए और वो सॉफ्ट हो जाए और फ्लफी हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेर्मेंटेशन। तो यहाँ पे यीस्ट का यूज आ गया। फिर फंगाई, फिर से फंगाई लाइक यीस्ट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल शुगर इनटू अल्कोहल। मतलब जो नेचुरल शुगर है, फ्रूट्स और सीरियल्स की जो नेचुरल शुगर है उसको अल्कोहल में चेंज करने में हेल्प करता है, शुगर को अल्कोहल में बदलता है। विच इज फर्दर यूज्ड इन बेवरेज इंडस्ट्री, जो बेवरेज इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। विनेगर इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रोसेस, जो विनेगर है वो भी इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें इनके रीजन बताने हैं। तो फर्स्ट है, यीस्ट इज एडेड टू बैटर टू मेक डोसास। बैटर वो होता है, बैटर एक तरीका का वो आटा होता है जो डोसा वगैरह बनाने में यूज होता है। तो उसमें यीस्ट हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, टू मेक बैटर सॉफ्टर फ्लफी एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो यीस्ट इज एडेड टू बैटर टू मेक द बैटर सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ताकि हम बैटर को सॉफ्ट और फ्लफी बना सकें और उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकें। सेम वही वाला पॉइंट, बाय फेर्मेंटेशन। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास इसका, इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रश वंस टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। तो हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को। तो सुबह के तो बेनिफिट्स हम सबको पता ही है, रात के बेनिफिट्स क्या है कि जो भी खाना खाते हैं अगर वो दांतों में अटक जाएगा तो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेगा। और बैक्टीरिया क्या कर सकता है, वो एसिड रिलीज कर सकता है। और वो एसिड क्या करते हैं, हमारे टीथ की जो टीथ इनेमल है, हमारा जो टीथ के ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या करते हैं, बर्न करोड कर देते हैं एक तरीके से। और उससे क्या हो जाता है, कैविटी हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं दांतों में, उसे कैविटी कहते हैं। सो टू किल द बैक्टीरिया, why it is important to brush one's teeth before going to bed, to kill the bacteria who may else release harmful acids causing cavity. C part, reducing the quantity of salt in pickle can cause it to go bad soon. जो अचार होते हैं वो काफी चटपटे होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें नमक की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है। अब नमक क्यों ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि अगर नमक जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड होता है उसमें, पिकल में टेस्ट तो होता ही है अलग से, बाकी जो नमक है वो प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड होता है। प्रिजर्वेटिव का क्या काम होता है कि वो उसे बचा के रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक्शन से। और उसकी जो शेल्फ लाइफ है, मतलब जो उसकी मतलब उसकी एक्सपायर होने में ज्यादा टाइम लगे, वो जल्दी से खराब ना हो, इसलिए हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं। तो सॉल्ट अगर कम मात्रा में होगा तो मतलब प्रेजर्वेटिव भी कम मात्रा में होगा, सॉल्ट प्रेजर्वेटिव ही तो है। और अगर प्रेजर्वेटिव कम है तो जो पिकल्स है वो जल्दी स्पॉइल हो जाएंगी, दे विल स्पॉइल अर्ली। इसलिए सॉल्ट को अगर हम कम करेंगे तो जो पिकल्स हैं वो जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे। डी पार्ट आता है हमारे पास, फूड फ्रॉम पफ्ड और इनलार्ज कैन शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल हमारे पास कैन्स होती हैं वो ऐसी होती हैं, कुछ कैन फूड जो होता है वो ऐसा होता है। अगर किसी वजह से अगर हमें कोई शॉप में कैन्स दिखती है जो ऐसी फूली हुई है तो हमें वो नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूली हुई कैन्स हैं वो भी पहले कभी ऐसी ही थी। अब इसके अंदर जो फूड है,
अगर मतलब अगर ये कैन ऐसे फूल जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो इसके अंदर जो फूड है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्शन हुआ है, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन ने क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, इस फूड पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इसने इसको फुला दिया। कार्बन डाइऑक्साइड एयर, अगर इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स जो जिसके अंदर वो है उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, तो ये फूलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये स्पॉइल कर देता है फूड को। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई माइक्रोब्स है और माइक्रोब्स ने ये खाना खराब कर दिया है, इसलिए हमें वो फूड नहीं खाना चाहिए। E part, when using frozen food items, one should take out only the required quantity. Thawed food should never be refrozen. Thawed food मतलब जैसे हमने फ्रीज किया पहले, फिर निकाला, उसके बाद जो निकालने के बाद जो बच गया उसे कहते हैं थॉड फूड, मतलब बचा कुचा खाना हमें वापस फ्रीज नहीं करना चाहिए। अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मैंने इससे पहले नोट्स में अभी तक नहीं बताया आपको। तो इसमें क्या होता है, द फ्रोजन फूड्स वंस व्हेन टेकन आउट लूजेस इट्स मॉइस्चर। तो जो फ्रोजन फूड है, मतलब जो फ्रीज करके रखा हुआ है हमने फूड, अगर हम उसे बाहर निकाल लेते हैं तो उस खाने का जो मॉइस्चर है, मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट है, वो बहुत ही कम हो जाता है। कम क्या मतलब खत्म सा ही हो जाता है। अब अगर उसके अंदर मॉइस्चर खत्म हो जाएगा ना, तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। साथ साथ मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टेस्ट के साथ यहाँ पे टेक्सचर भी चेंज हो जाता है उसका, मतलब जैसा वो दिखता है ना, जैसा वो ओरिजिनली दिखता था, अब वो ऐसा नहीं दिखता, उसका टेक्सचर भी खराब हो जाता है, उसकी स्मेल ओडर भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मॉइस्चर लूज हो जाता है। अब अगर हम उसे फिर से फ्रीज करेंगे, इफ इट इज रीफ्रोजन, अगर उसे फिर से फ्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया जो है उस पर ज्यादा तेजी से एक्ट करेंगे। तो दो वजह हो गई, एक तो कि उसका मॉइस्चर लूज हो जाएगा, उसका टेस्ट टेक्सचर स्मेल सब चला जाएगा, तो उसको फिर रिफ्रीज करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खराब हो चुका है, उसका टेस्ट टेक्सचर स्मेल सब खराब हो चुका है। दूसरी चीज ये हो गई कि अगर हम उसे रिफ्रीज कर भी देते हैं तो उसपे बैक्टीरिया दुगने, मतलब दुगने नहीं, मतलब बहुत ज्यादा, उससे दुगने से ज्यादा भी हो सकते हैं, रेट से उसके ऊपर एक्ट करेंगे। और फिर वो क्या होगा, वो फूड, फिर जो बैक्टीरिया उस पर एक्ट कर रहे हैं वो दूसरे खाने पे भी एक्ट कर सकते हैं जो फ्रीज हो रखा है। इसीलिए ताकि फूड वेस्ट ना हो, तो हमें उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हमें जरूरत है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा निकाल लेते हैं और फिर वो बच जाता है तो हम उसे वापस रिफ्रीज नहीं कर सकते, फिर वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये इसके कितने पार्ट, हमने 5 पार्ट अभी सेकंड क्वेश्चन के पूरे कर लिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती हैं, और सजेस्ट द वेज टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डिजीजेस। कौन कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस, एथलीट्स फुट और कोलेरा। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, वैसे तो मैंने आपको जो आपकी बुक का टेबल है वही ऊपर चिपका के दे दिया था इससे पहले जो वीडियोस हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होती है, सबसे पहले हो गया एयर से। एयर में होता है एक्शंस ऑफ स्नीजिंग एंड कफिंग, मतलब स्नीजिंग से, छींकने से, खांसने से हवा के द्वारा ट्रांसफर हो सकती है। फिर हो गया वाटर। वाटर क्या हो गया, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर का यूज करते हैं, मतलब गंदे पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम बीमार पड़ जाते हैं। पानी जो भी हम लेते हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए। उसके बाद हो गया सॉइल। सॉइल का मतलब हो गया कि अगर हम अनहाइजीनिक फूड आइटम्स ले रहे हैं, मतलब साफ फूड आइटम्स नहीं ले रहे, जो फूड आइटम जैसे आलू पोटैटोज हो गए, वो सॉइल के अंदर से निकाले जाते हैं। अब अगर उन्हें प्रॉपरली धोया नहीं जाएगा तो जो सॉइल के अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसके ऊपर रह जाएंगी, और अगर उसे वॉश नहीं किया तो वो हमारे बॉडी के अंदर चली जाएंगी, और अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चली गई तो जो उसके हार्मफुल, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी पे एक्ट करके हमें डिजीज दे देंगे। तो ये हो गया बाय सॉइल। और लास्ट आ गया एनिमल्स। एनिमल्स के थ्रू कैसे फैलता है, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हमें कोई डॉग काट ले और उसको पहले से रेबीज हो तो ह्यूमंस को भी रेबीज हो जाती है। सेम होता है मंकीज के लिए भी। और सेकंड आ गया बाय वेक्टर्स। वेक्टर्स में आ जाते हैं हमारे हाउस फ्लाइज, हमारे मस्कीटोज वगैरह, जिनसे हमें डेंगू मलेरिया फैल सकता है। उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस कैसे सही होता है, वैक्सीनेशन के थ्रू। ट्यूबरकुलोसिस का बचपन में वैक्सीनेशन लग जाता है। एथलीट्स फुट होता है गुड हाइजीन बना के, अगर हम रोज नहाते हैं, अपना गुड हाइजीन पूरा मेंटेन करके रखते हैं, तो हमें कभी एथलीट्स फुट नहीं होता। और अगर हम नहीं मेंटेन करते तो हमें एथलीट्स फुट हो जाता है। और कोलेरा, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड ड्रिंकिंग डिसइंफेक्टेड वाटर। कोलेरा कैसे बचाया जा सकता है, अगर हम पूरा वेस्ट डिस्पोजल, मतलब अच्छे से प्रॉपरली अपने जो घरों का वेस्ट है उसको अच्छे से डिस्पोज करें ताकि आसपास गंदगी ना फैले, और साफ डिसइंफेक्टेड वाटर पिए, मतलब जो जिसमें जो इन्फेक्टेड ना हो, जो एकदम साफ हो वैसा पानी पिए, तो हम कोलेरा से भी बच सकते हैं।
ये 3 हमें बताने थे इसको कि कैसे प्रिवेंट करते हैं 3 डिजीज को। तो कैसे कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं ट्यूबरक्लोसिस, गुड हाइजीन एथलीट्स फुट, और ड्रिंकिंग डिसइंफेक्टेड वाटर और वेस्ट डिस्पोजल करने से खुलेगा। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर पैथोजेंस, नेम 2 पैथोजेंस ईच दैट कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिजीज कॉज नहीं करते, तो जो जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस। दे कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स तीनों को अफेक्ट कर सकते हैं ये। तो अब नेम पैथोजेंस जो प्लांट्स में करते हैं, एक हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया करता है सिट्रस कैंकर, और ये किसके द्वारा होता है, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू। फिर होता है फंगस, फंगस होता है रस्ट ऑफ वीट, और वो कहाँ लगता है, वीट पे, और फिर वीट से ही फैल जाता है, इसमें ग्रीन पार्ट से फैल जाता है, इसमें वीट से फैल जाता है। फिर एनिमल्स में हो गया वायरस, वायरस होता है रेबीज, मतलब जो रेबीज है वो एक तरह का वायरस होता है, और वो होता है डॉग्स और मंकीज से। और होता है रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म होता है एक तरह का फंगा, और वो होता है कैटल, मतलब कैटल में आ जाती है हमारी गाय भैंसे, और पोल्ट्री में आ जाते हैं हमारे जो मुर्गी वगैरह होते हैं, जो एग देते हैं वो पोल्ट्री में आते हैं, और जो दूध देते हैं वो कैटल होते हैं। अब हम देखते हैं अपना अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन कहता है आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर आइटम, मतलब ये आपकी बुक में काफी स्टोरी टाइप दे रखा है, तो मैंने कट शॉर्ट करके इसे लिख दिया। आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर आइटम अ पर्सन सफर फ्रॉम एब्डोमिनल पेन एंड वॉमिटिंग, what could be the reason for this condition and what is it called, how could it be prevented। तो सबसे पहले आपकी बुक में एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा था कि कोई नाम दे रखा था किसी का, कि उसने किसी स्टॉल से, किसी ओपन स्टॉल से कोई पर्टिकुलर फूड आइटम खा लिया, उसकी वजह से एब्डोमिनल पेन हुआ और वॉमिटिंग हुई। तो इसके क्या रीजन है इस कंडीशन के, इसको कहते क्या है, और ये कैसे प्रिवेंट की जाती है। तो अब सबसे पहले कि व्हाट कुड द रीजन फॉर दिस कंडीशन, तो इसका रीजन क्या हो सकता है कि भाई उसने इम्प्रॉपर और अनहाइजीनिक फूड खा लिया। देखा है ना जो स्टॉल वगैरह होते हैं उस पे काफी अनहाइजीनिक फूड मिलता है, ज्यादातर स्टॉल्स पे ऐसे होता है, हर स्टॉल की बात नहीं कर रहा मैं, ज्यादातर जो स्टॉल्स होते हैं उनपे अनहाइजीनिक कंडीशन में, कि जो भैया बना रहा है उसमें वो ना ग्लव्स पहनता है, उसके जो फूड आइटम, मतलब जो फूड उसने रखा होता है वो ऐसे ओपन रखा होता है, उसके ऊपर मस्कीटोज और फ्लाइज, हाउस फ्लाइज वगैरह सब उसे इन्फेक्ट कर देती हैं, जो एयर की जो डस्ट है वो भी उस पर लग जाती है, तो वो बहुत ही अनहाइजीनिक बन जाता है। और अनहाइजीनिक बनने के बाद वो इन्फेक्ट हो जाता है माइक्रोब्स के थ्रू, और अगर वो माइक्रोब्स उसके बॉडी के अंदर, मतलब उसने वो फूड खा लिया तो माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर चले गए, और फिर उसको वो कंडीशन हुई, वॉमिटिंग हुई, अब्डोमिनल पेन हुआ। अब्डोमिनल पेन स्टमक से जो नीचे वाला रीजन होता है उसमें पेन हुआ। तो ये हो गया इसके रीजन। सेकंड पॉइंट है, इसे हम कहते क्या है, इसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कहते हैं इस कंडीशन को, वेयर पर्सन सफर्स फ्रॉम मेंशन्ड सिम्टम्स। मेंशन्ड मतलब जो ऊपर उसने सिम्टम्स बताए हैं, ऐसे सिम्टम्स से पर्सन जो है वो सफर करता है इन फूड पॉइजनिंग। और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे चक्कर आना, और एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग इसने लिख दिया, चक्कर आना, और अगेन एंड अगेन प्यूकिंग। सो ऑल दीज रीजंस आर, मतलब ऑल दीज सिम्टम्स आर फॉर फूड पॉइजनिंग। सो नेक्स्ट इज इट कैन बी प्रिवेंटेड। कैसे प्रिवेंट होता है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड एंड स्टोर फूड। अब हम कैसे से प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, मतलब जो अच्छे से बनाया गया फूड, और स्टोर मतलब अच्छे से बनाया भी और उसे स्टोर भी फिर सही तरीके, ऐसा थोड़ी ना कि अगर हम उसे सही से बना देंगे फिर हमने स्टोर उसे ऐसे कर दिया तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर तो हमें से बनाना भी अच्छे से और फिर उसे अच्छे से स्टोर भी करना है। तो पीपल हु हैंडल और प्रिपेयर द फूड शुड आल्सो वॉश देयर हैंड्स। जो बंदा खाना बना रहा है, उसे स्टोर कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, उन्हें भी अपने हाथ जो है वो रेगुलरली धो लेने चाहिए, ताकि वो उसके हाथ हाइजीनिक रहे, मतलब वो खुद हाइजीनिक रहे। और अगर वो खुद हाइजीनिक होगा तभी तो वो फूड बना रहा है वो हाइजीनिक रहेगा। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन पूरा हो गया। 6th क्वेश्चन है, नेम द डिजीज लाइकली टू अकर ड्यू टू। अब ये भी आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में स्टोरी टाइप में दे रखा था हर सेंटेंस, मैंने इसको कट शॉर्ट करके मेन पॉइंट लिख दिया इसका। तो नेम द डिजीज लाइकली टू अकर ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड वाटर पीने से क्या होगा, कोलेरा होता है। नॉन मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो रिंगवॉर्म हो जाएगा। इन्फेक्टेड डॉग से अगर हम खुद को कटवा लेते हैं तो रेबीज हो जाएगा। मस्कीटो नेट्स का या रेपलेंट्स का यूज नहीं कर रहे तो मस्कीटो काटेंगे, उससे मलेरिया, डेंगू भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। और इन कॉन्टैक्ट विद पर्सन इन्फेक्टेड फ्रॉम कॉमन कोल्ड, अगर हम कॉमन कोल्ड, अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है और अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, मतलब कफ, स्नीजिंग वगैरह ये सब हमें भी हो जाएगी। तो ये काफी मतलब इजी सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ डिजीज के सिम्टम्स दे रखे थे और आपको डिजीज बतानी थी कि इस सिम्टम के क्या डिजीज हो सकती है।
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमारा आ जाता है, हाउ डज वैक्सीनेशन प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमें वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी कैसे मिलती है। तो ये मैंने आपको बता रखा है पूरा, यहाँ पे मैंने बहुत स्मॉल करके लिखा है कि वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये लॉन्ग में आ जाता है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इससे पिछली मतलब जहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन वाला, इम्यूनिटी वाला। और इसका बी पार्ट आ जाता है 5 डिजीज प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में ऐसी कौन सी 5 डिजीजेज हैं जो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं। ट्यूबरकुलोसिस अभी हमने पढ़ा, बचपन में लग जाता है, ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीनेशन हो जाती है। पोलियो बहुत कॉमन है, घरों में आते हैं पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने बच्चों को। मम्प्स, मम्प्स के भी वैक्सीनेशन होता है। टेटेनस का इंजेक्शन लगता है बच्चों को। और फ्लू की भी वैक्सीनेशन होती है। तो ये 5 कॉमन सी डिजीज हैं, और भी काफी सारी होती है, मोस्टली मैंने कॉमन कॉमन सी लिख दी ताकि आपको ये इजीली याद रह जाए। ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्प्स, टेटेनस एंड फ्लू। तो अब हमने इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स पूरे कर लिए हैं। समथिंग टू डू वाले में कोई भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।